हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम खिलजी वंश के परवर्ती शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कौन कौन शासक हुए, उनके काल में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे खिलजी वंश का पतन हुआ। पहले हमने देखा था कि खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1290 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी में किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने एक महत्वपूर्ण वंश का अंत किया था और वो कौन सा था? गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है आपके 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था, लगभग 84 साल। कब कितने साल चला था? 84 साल। लेकिन जो खिलजी वंश है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था, लगभग 30 साल। मतलब बहुत ही कम समय में इसका अंत हो गया। और इसका क्या कारण था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही कमजोर थे। अलाउद्दीन हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन जब वो बुढ़ा हुआ तो उस समय उसके सामने जो व्यक्ति थे वो एक तो थी मलका ए जहान, जो उसकी वाइफ थी। मलका ए जहान कौन थी? उसकी वाइफ थी, जो मेहरू नाम था उसका पहले, है ना। अल्प खां की जो बहन थी, है ना। इसने अपनी खुद की वाइफ को छोड़ के जो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी उससे शादी कर ली थी, मेहरू से। और यही जो है मलका ए जहान थी। ठीक है, तो मलका जहान थी, उसकी वाइफ थी। खिज्र खां जो उसका पुत्र था, खिज्र खां जो इसका पुत्र था। सादी खां जो इसका पुत्र था। सियाबुद्दीन उमर जो इसका पुत्र था। और एक और व्यक्ति था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। तो ये व्यक्ति उस समय जीवित थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कोई भी केयरिंग नहीं करता था, कोई भी देखभाल नहीं करता था। वो बहुत ही व्यथित हो गया था। जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े लोगों को जो है नतमस्तक कर दिया, दक्षिणी भारत को जीत लिया, उत्तर भारत को जीत लिया, मंगोलों की एक नहीं चलने दी, लेकिन जब उस आदमी की अपने घर के अंदर ही नहीं चले तो फिर उस आदमी के साथ क्या बीतती है। ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई। मलका ए जहान जो है आराम से आमोद प्रमोद कर रही है ना। खिज्र खां है आराम से अपनी मस्ती में है, मतलब अपने पिता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो बहुत ही परेशान हो गया। क्या हो गया? बहुत ही परेशान हो गया। और इन सब चीजों से परेशान होकर उसने जो अपने विश्वास पात्र जो सेनापति थे उनको दिल्ली बुलाया। अपने विश्वास पात्र जो सेनापति थे उनको दिल्ली बुलाया। और वो जो विश्वास पात्र सेनापति थे वो कौन थे? एक तो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। वो उस समय साउथ में था। ठीक है, मलिक काफूर था। और दूसरा था अल्प खां। कौन था? अल्प खां, जो गुजरात में था। अल्प खां को कहां नियुक्त कर रखा था? गुजरात में। और मलिक काफूर को कहां नियुक्त कर रखा था? दक्षिण में। तो इन दोनों को बुलाया। ठीक है, और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि भाई ना तो छोरा छोरी सुने, ना छोरा छोरी की माँ सुने, है ना। तो अब मेरी क्या कंडीशन होगी, है ना। बुढ़ापे में अगर नहीं सुनते तो फिर अंदर से व्यथित हो जाए। तो फिर मलिक काफूर ने क्या किया? इस चीज का फायदा उठाया और उसने कहा कि साहब ये तो है ही इनका, है ना, ये तो ऐसे ही है, आप जो है इन पे विश्वास मत करो, है ना। और कभी मतलब इन पे खाने पीने में ध्यान रखा करो, नहीं तो मतलब जो है ये मार डालेगी या ये आपके बच्चे आपको मार डालेंगे। तो उसने कहा हाँ यार बात तो सही है तेरी, इनको विश्वास करना ही बहुत ही गलती होगी। तो उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास था मलिक काफूर के ऊपर, तो उसने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि थे क्या हो तो साहब इनका सबको इलाज कर दूं मैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई क्या करे आदमी। तो उन्होंने जो है मलिक काफूर को कहा कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने, हाँ तू जैसा भी बिहेव कर ले। ठीक है, तो उसने क्या किया? अब मलिक काफूर सत्ता हस्तगत करना चाहता था। और सत्ता हस्तगत करने में जो है उसके आड़े आने वाले कौन थे? एक तो मलका ए जहान थी, एक खिज्र खां था, सादी खां था, सियाबुद्दीन उमर था। सियाबुद्दीन उमर तो बहुत छोटी उम्र का था। मुबारक शाह था। तो ये सब आने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया? इन सबको ठिकाने लगाने की सोची। अलाउद्दीन खिलजी का तो उसको जो पक्ष प्राप्त हो ही गया था, तो इनको ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने इलाज किया। एक अल्प खां भी था जो उसका बराबर का सेनापति था, तो ये भी समस्या खड़ी कर सकता था बाद में। तो इसको ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या किया कि जब वो दरबार में प्रवेश कर रहा था तभी उसका वध करवा दिया। किसका वध करवा दिया? अल्प खां का वध करवा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार एक को ठिकाने लगा दिया, अल्प खां को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब बात आती है मलका ए जहान।
मलका जान को जो है इसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लाल जो दिल्ली का जो किला है ना, उसमें जो है रख लिया, ठीक है, बंदी बना के रख दिया और उसके जो संपत्ति वगैरह जो जेवरात वगैरह थे वो सब छीन लिया। अब बात आती है खिज्र खां। खिज्र खां और सादिक खां, खिज्र खां और सादिक खां ये जो दोनों भाई थे, इन दोनों को जो क्या किया कि उन्होंने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ग्वालियर किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया, ठीक है। अब बात आती है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर की तो 3-4 साल उस समय एज थी, 4-5 साल एज थी, तो इसका तो कुछ नहीं किया। फिर बात आती है मुबारक शाह। मुबारक शाह को भी ग्वालियर की में कैद कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है खिज्र खां, सादिक खां, मुबारक खां और जो है आपके मलका जान, सबको जो है उसने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल क्या कर लिया, सबको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार और सारी सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। सारी सत्ता जो है उसने क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। किसने, मलिक काफूर ने। तो इस प्रकार जो है सारी सत्ता उसके हाथ में आने के बाद वो मनचाहा बिहेव करने लग गया, अपने अपने लोगों को नियुक्त करने लग गया, ठीक है। लेकिन जब अल्प खां की उसने हत्या की, जब अल्प खां की उसने हत्या की तो जो है जो अल्प खां कहाँ का गवर्नर था, गुजरात का, तो गुजरात के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। गुजरात के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके अलावा और भी कुछ घटनाएं घटी, जैसे आपके चित्तौड़ साइड में जो है वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। देवगिरी में जो मैंने पहले बताया था कि राजा रामचंद्र देव वहां का शासक था, उसके बाद में शंकरदेव बना था। शंकरदेव के बाद में उसका जो जवाई था हरपाल देव, वो स्वतंत्र रूप से बिहेव करने लग गया था। उसे पता चल गया कि भाई जो है मलिक काफूर वहां चला गया है, अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे कौन मतलब जो है मजबूर करने वाला है, तो उसने सौदाई घोषणा कर दी। और ये सारी की सारी चीजें जो है अलाउद्दीन के पास पहुंच रही थी कि गुजरात में विद्रोह हो गया है, देवगिरी में विद्रोह हो गया है, चित्तौड़ में विद्रोह हो गया है ना। और जब बूढ़ा आदमी ने इनका जो है बातें सुनी जाए तो वो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर अंदर घुटता है और घुट के फिर बाद में वो जो है आपके खत्म हो गया। 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले मतलब जो है मलिक काफूर ने एक लेटर लिखवा लिया, एक वसीयतनामा लिखवा लिया, जिसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या घोषणा करता है कि मैं अपनी मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर, जो जिसकी उम्र 5 साल थी, जिसकी उम्र कितनी थी, 5 साल थी, उसको जो है सुल्तान नियुक्त करता हूं। मतलब वो मरने से पहले किसको मतलब जो है सुल्तान नियुक्त करके गया, शिहाबुद्दीन उमर को, जबकि उसके बेटे थे। खिज्र खां बेटा था, सादिक खां बेटा था, मुबारक शाह बेटा था। ये बड़े बेटे थे, लेकिन ये मलिक काफूर ने शासनता अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से उसने एक छोटे से नाबालिग बच्चे को जो है आपके सुल्तान बनवा दिया, ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद इसको सुल्तान भी बना दिया गया और मलिक काफूर क्या बन गया, उसका संरक्षक बन गया। क्या बन गया, संरक्षक बन गया, ठीक है। अब जब उसका संरक्षक बन गया तो फिर भाई लोगों जो है क्या हुआ कि आपके वो बहुत ज्यादा जो है अपनी मनमर्जी करने लग गया, संरक्षक बन गया तो सब कुछ उसकी सत्ता उसके हाथ में आ गई। तो अब उसने क्या किया कि अब इनको जेल में तो बंद कर दिया था, जेल में तो बंद कर दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी कभी निकल के विद्रोह कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि इनका इलाज करना शुरू किया। तो अब सबसे पहले उसने इलाज किया मलका जान का। मलका जान का क्या इलाज किया कि अब इलाज किया तो उसने कहा कि इसको मारना तो पाप होगा, है ना। तो उसने जो है मलका जान को मारा नहीं और जो है उससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली। किससे, मलका जहान को। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि जब मलिक काफूर को जो है ज्यादातर आपके किन्नर कहा जाता है, हिजड़ा कहा जाता है, लेकिन उसने उससे शादी कर ली थी। तो ये एक मतलब शोध का विषय है कि भाई जब वो किन्नर था तो शादी करने से क्या मतलब था, लेकिन उसने शादी कर ली। किससे, मलिका जान से। खिज्र खां को उसने अंधा करवा दिया, खिज्र खां को उसने अंधा करवा दिया, सादिक खां को अंधा करवा दिया, ठीक है। सादिक खां को अंधा करवा दिया, खिज्र खां को अंधा कर, क्योंकि भाई अंधा आदमी तो क्या करेगा फिर, है ना, आधा मरा कर दिया, ठीक है। अब बात आती है शिहाबुद्दीन उमर को तो शासक था ही, वो तो कुछ करने वाला नहीं था, 5 साल बचे, क्या करेगा, तो उसका तो कुछ नहीं किया। अब मुबारक शाह, अब उसको जो है कि भाई अब इसको भी अंधा करो, इसको भी अंधा करो, ठीक है। तो उसको जो है अंधा करने के लिए सैनिकों को भेजता है, अंधा करवाने के लिए सैनिकों को भेजता है। लेकिन जो है वो बहुत ही होशियार आदमी था मुबारक शाह, हाँ, बोलने में बहुत उस्ताद था, बोलने में बहुत ही उस्ताद था। तो उसने जाते ही उसने कहा कि थे आप क्या कर रहे हो, हाँ, अपने सुल्तान के जो है बेटे को मार रहे हो, है ना, एक उसके कहने के आधार पर, है ना, एक मलिक काफूर कहने के आधार पर आप मारते हो, आपकी ये ड्यूटी बनती है क्या, आपको जो है आपको तो मेरे को बचाना चाहिए, है ना, हर उसको मारना चाहिए। अब उसने जबरदस्त भाषण दिया, जबरदस्त भाषण दिया, तो उसे वो लोग क्या है बहुत प्रभावित हो गए,
बहुत ही प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा साहब सही कह होते है ना, आप बहुत ही सही कह रहे हो। और उसने जो है वो उधर से वापस रिटर्न हो गए और वापस जाके जो है उन्होंने मुबारक शाह को मारने के बजाय किसको मार दिया, मलिक काफूर को मार दिया, मलिक काफूर को मार दिया। और फिर बाद में आपके उसको आजाद करवा दिया, मुबारक शाह को आजाद करा दिया। तो फिर बाद में जब मुबारक शाह को आजाद कर दिया तो वो फिर बाद में इसके मलिक काफूर की जगह सिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। सिहाबुद्दीन उमर का क्या बन गया, संरक्षक बन गया। ठीक है, अब वो 1-2 महीने तक जो है उसका संरक्षक रहा, फिर बाद में इसको जो है इसको भी जेल में डलवा के अंधा कर दिया, इसको जेल में डलवा के अंधा कर दिया और उसकी जगह जो है वो क्या होता है, शासक बन जाता है। इसकी जगह कौन बन जाता है, मुबारक शाह बन जाता है। किसकी जगह, सिहाबुद्दीन उमर की जगह शासक कौन बन जाता है, मुबारक शाह खिलजी। अब जो है ये शासक बनने के बाद में जो है बहुत ही उदारता का व्यवहार करता है। क्या करता है, उदारता का व्यवहार करता है। हमने देखा था कि जो इसका पिता अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही कठोर शासक था, उसने ऐसे ऐसे कठोर नियम कायदे बनाए थे अमीरों के लिए, जनता के लिए, सबके लिए कि सब लोग परेशान हो गए थे, सब लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब इसने कठोर नियमों में ढील दी तो लोगों को मजा आ गया, लोग जो है आनंद से जीने लग गए। लेकिन बाद में ज्यादा समय तक ऐसी नीति लागू रही तो वो क्या हो गए, बिल्कुल ही बिना नियम कायदे को पालन करने वाले हो गए, है ना, किसी प्रकार के नियम कायदे पालन नहीं करते थे। और ये जो मुबारक शाह था वो खुद ही आराम पसंद व्यक्ति था, विलासी व्यक्ति था, और जब उनका सुल्तान ऐसा बिहेव कर रहा था तो वो लोग भी वैसा बिहेव करने लगे, तो सारा मामला अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन ये अपने आप को बहुत समझता था, उसने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं मानता, है ना, और उसने एक उपाधि धारण की थी, खलीफतुल अल्लाह। कौन सी उपाधि धारण की, खलीफतुल अल्लाह, मतलब अपने आप को उसने खलीफा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुद अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो खलीफतुल ये जो मुबारक शाह खिलजी। इससे पहले क्या करते थे, जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो अपने आप को या तो खलीफा का नायब घोषित करते थे या और उपाधि धारण करते थे, लेकिन उसने खुद ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का नायब घोषित किया था अपने आप को, उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने जो है अपने आप को क्या खुद ही खलीफा घोषित कर दिया कि मैं ही खलीफा हूं। तो इस प्रकार जो है ये कंडीशन बनी थी। लेकिन अब जो है अब पढ़ते हम कि उसके काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या घटना हुई थी। तो इसके काल में जो घटना हुई थी, सबसे पहले वो थी गुजरात का विद्रोह। क्या था, गुजरात का विद्रोह। अब गुजरात का विद्रोह क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अल्प खां जो गुजरात का गवर्नर था और इसकी हत्या करवा दी थी मलिक काफूर ने इसकी हत्या करवा दी थी। तो इसकी हत्या करवाने से क्या हुआ कि गुजरात के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, हैदर व जीरक नामक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में गुजरात के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उनके प्यारे जो गवर्नर थे उनको मार दिया था किसने, मलिक काफूर ने, विद्रोह कर दिया। ठीक है, लेकिन विद्रोह कर दिया तो फिर बाद में मलिक काफूर ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, एन उल मुल्क मुल्तानी को जो है उसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। और वो कहां पर नियुक्त था, पहले दक्षिण से उसको बुलाया और कहा कि आप गुजरात को जो है गुजरात के विद्रोह को दबाओ। ठीक है, लेकिन जब वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था विद्रोह को दबाने के लिए, उसी समय उसे जानकारी मिली कि मलिक काफूर को तो मार दिया गया, और जब उनको आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो वो किस लिए जाएगा, तो वो क्या किया कि उसने राजपूताना में उधर साइड में जाके रुक गया। ठीक है, वहां वो बीच में ही रास्ते में ही रुक गया। कौन रुक गया, एन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, ये रुक गया। लेकिन बाद में जब इसको मार दिया गया और मुबारक शाह सुल्तान बना तो उसने इस विद्रोह को खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि इस विद्रोह को ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने विद्रोह क्यों किया था, अल्प खां की हत्या की वजह से, और अल्प खां को मारा किसने था, मलिक काफूर ने, और मलिक काफूर भी मर गया था। तो इस प्रकार जो बहन वजह थी वो तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने विद्रोह जारी रखा और मुबारक शाह ने जो है इस विद्रोह का दमन करने का निश्चय किया। और इस विद्रोह को दमन करने के लिए उसने एक और व्यक्ति को भेजा एन उल मुल्क मुल्तानी की सहायता के लिए, वो था मलिक तुगलक। कौन था, मलिक तुगलक। अब ये दोनों सेनापतियों की सेनाओं ने जाकर
जो है गुजरात के अमीरों में फूट डलवा दी और वहां उनको पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार गुजरात के विद्रोह का दमन कर दिया गया मुबारक शाह खिलजी के समय। और वहां का जो है जफर खां, जो मुबारक शाह का ससुर था, जफर खां जो है मुबारक शाह का ससुर था, उसको वहां का गवर्नर बना दिया गया और उसने अच्छे से वहां का मैनेजमेंट किया और मैनेजमेंट की वजह से वहां की जो जनता थी वो थोड़े समय में अल्प खां को भूल गई और जफर खां को ज्यादा पसंद करने लग गई। ठीक है, तो इस प्रकार गुजरात का जो विद्रोह है उसका दमन हो गया। अब बात करते हैं हम देवगिरी की पुनर्विजय। देवगिरी की पुनर्विजय हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पहले देवगिरी को जीता था। ठीक है, फिर बाद में देवगिरी को जीतने के लिए जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में सेनाएं भेजी थी ना, और उसको जीत लिया था। लेकिन जैसे ही दिल्ली की कंडीशन डाउन होने लगी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की सूचना मिली, हाँ, मलिक काफूर की मृत्यु की सूचना मिली, तो इस प्रकार जो है वहां का जो शासक था हरपाल देव, कौन था? हरपाल देव। हरपाल देव कौन था? रामचंद्र देव का दामाद था। रामचंद्र देव का दामाद था। उसका पुत्र तो शंकरदेव जो था वो तो पहले ही मारा गया था, लेकिन हरपाल देव जो था देवगिरी शासक रामचंद्र देव का दामाद था, वो वहां का शासक था। ठीक है, अब इसने विद्रोह कर दिया, है ना, क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो अब इसके विद्रोह को दबाने के लिए मुबारक शाह खिलजी जो है स्वयं चलता है, स्वयं जाता है। अपने जो एक सेनापति था खुसरो शाह और मुबारक शाह खुद जो है इसके विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं और फिर इसके विद्रोह को दबा देते हैं। विद्रोह को दबा देते हैं आसान से, हालांकि राजधानी छोड़ के भाग जाता है हरपाल देव, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है और इसकी जिंदाई खाल उधेड़ दी जाती है। मतलब जीवित होती है, मारने के बाद में खाल उधेड़ी जाती है, लेकिन इसकी जिंदाई खाल उधेड़ी जाती है ना, और मार दिया जाता है। ठीक है, और देवगिरी पर जो है उसका अधिकार हो जाता है। देवगिरी पर क्या हो जाता है? इसका अधिकार हो जाता है। और ये क्या करता है मुबारक शाह? मलिक यकलाकी नामक व्यक्ति को जो है वहां का गवर्नर बना देता है। कहां का बना देता है? देवगिरी का। देवगिरी का गवर्नर किसको बना देता है? मलिक यकलाकी। तो इस प्रकार देवगिरी को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, अब इसकी नीति में जो परिवर्तन हुआ, ये बेहतरीन परिवर्तन इसने किया मुबारक शाह खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण के प्रति नीति अपनाई थी वो थी कि उनको जीतकर वापस उनका राज्य लौटा देते थे, उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने सबसे पहले जो है उसकी नीति परिवर्तन किया और दक्षिणी भारत की किसी रियासत को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो इस प्रकार देवगिरी को जीत लिया गया और मलिक यकलाकी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार फिर बाद में इसको जीतकर जो है मुबारक शाह कहां आ जाता है? दिल्ली। मुबारक शाह कहां आ जाता है? दिल्ली। और एक खुसरो शाह नाम का व्यक्ति होता है उसके साथ में, उसको कहता है कि भाई बाकी के जो राज्य हैं साउथ में, जैसे देवगिरी को जीत लिया, लेकिन वारंगल मद्रा वगैरह जो है वहां पर तू जा और उनको भी जीत, उनको भेज देता है और वो जो है दिल्ली चला जाता है। अब बात करते हैं हम आसुद्दीन का विद्रोह। आसुद्दीन का विद्रोह कि भाई आसुद्दीन कौन था? तो आसुद्दीन जो था इसका चचेरा भाई था। किसका? मुबारक शाह खिलजी का चचेरा भाई था आसुद्दीन। अब इसने भी विद्रोह कर दिया जब ये देवगिरी के अभियान पर गया हुआ था। तो इसकी अनुपस्थिति का फायदा उठा के इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और ये मुबारक शाह का चचेरा भाई था और ये विद्रोह किस लिए कर दिया कि वो चाहता था कि आपके मुबारक शाह को हटा के खिज्र खां के पुत्र को शासक बनाया जाए। किसको बनाए? खिज्र खां। खिज्र खां जो है आपके अलाउद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र था, है ना। जब चित्तौड़ उसने विजय किया था 1303 में, तब उसने वहां का गवर्नर नियुक्त किया था खिज्र खां को और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था उसी के नाम पर। लेकिन बड़ा पुत्र जीवित रहते हुए भी उसने उसको शासक नहीं बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आसुद्दीन ने विद्रोह कर दिया। किस लिए? वो खिज्र खां के पुत्र को शासक बनाना चाहता था। लेकिन एक आराम शाह नाम का व्यक्ति था, उसने जो है मुबारक शाह को सूचना दे दी। मुबारक शाह कहां गया हुआ था उस समय? देवगिरी गया हुआ था। तो उसने इसको सूचना दे दी कि भाई आपके खिलाफ विद्रोह होने वाला है। तो वो वापस लौट के आ गया और उसने जो है विद्रोह का दमन किया और आसुद्दीन वगैरह को जो है वध करवा दिया। ठीक है, तो ये विद्रोह हुआ था, इसके खिलाफ में आसुद्दीन का विद्रोह। और इस विद्रोह से वो इतना ज्यादा व्यथित हुआ, इतना ज्यादा उसका दिमाग खराब हुआ कि उसने कहा कि ये घर का तो काम का एक नहीं है ना, घर का तो काम का एक नहीं है ना। और उसने क्या किया, पहले तो उनकी आंखें फुड़वाई थी, है ना। ये खिज्र खां आंखें तो उसने फुड़वा दी थी मलिक काफूर ने, अब इनकी आंखें फुड़वाई थी। उन्होंने कहा कि ये भी कर सकते हैं, जब आसुद्दीन कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। तो उसने सादिक खां को मरवा दिया, खिज्र खां को मरवा दिया, है ना, और सियाबुद्दीन उमर को भी मरवा दिया। ठीक है, सबको मरवा दिया और
उसका जो ससुर था जफर खां, जिसको उसने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, उसको भी मरवा दिया कि यार ये पता नहीं घरवाड़ा खराब कर दी है ना, पता नहीं घरवाड़ा ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया करेगा आदमी है ना, तो उसने सबको मरवा दिया। इतना ज्यादा खराब हुआ था आसुद्दीन के विद्रोह से। आसुद्दीन जो इसका सचेरा भाई था, उसने जब विद्रोह किया तो उसने कहा कि यार ये भाई भतीजे सबसे खराब होते हैं, तो उसने सबको ही मरवा दिया। ठीक है, अब बात आती है वारंगल अभियान। कौन सा अभियान? वारंगल अभियान। वारंगल अभियान में मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने देवगिरी को विजिट किया था तब सुल्तान तो दिल्ली चला गया था और उसने खुसरो शाह को कहा था कि भाई तू आपके जो सुदूर दक्षिण है उसको जीत के आ। तो वारंगल पर अभियान करता है और वारंगल का जो शासक होता है वो अभी वही रहता है, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव, ठीक है, अब ये शासक होता है। अब इसके खिलाफ अभियान करता है और रुद्र प्रताप देव हालांकि लड़ता है लेकिन पराजित हो जाता है और उसे उसके साथ संधि करनी होती है और उसे वादा करना होता है कि वो बद्रकोट के जिले से जितनी भी आय होगी और 40 सोने की ईंट जो हर साल जो है उसको भिजवाएगा, वार्षिक खिराज के रूप में भिजवाएगा। तो इस प्रकार इसमें समझौता कर लेता है। अब बात आती है माबर अभियान। माबर अभियान, माबर यानी मालाबार या जो साउथ का जो लास्ट स्टेज है वहां तक जो है उसने अभियान किया था। किसने? खुसरो शाह ने। किसने? खुसरो शाह ने। खुसरो शाह ने छोड़ के गया था ना वो तो मुबारक शाह तो देवगिरी तक ही आया था। उसने कहा कि बाकी जो राज्य हैं वारंगल और मावर वहां तक तू जाके अभियान कर। तो पहले वारंगल को जीतना है, फिर बाद में माबर को जीतने के लिए वो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां का शासक जो है भाग जाता है। हालांकि बरसात की वजह से उस अभियान में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, लेकिन उसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगता है। किसको? खुसरो शाह। और वहां का खजाना देकर खुसरो शाह का दिमाग खराब हो जाता है। उसने कहा कि मैं तो अठे रहूं है ना और अठे शासन करूं। वहां क्या दिल्ली में क्या पड़ा है? इधर आराम से समुद्र है, ठंडी ठंडी हवा है ना, आराम से सब कुछ ठीक है। ठीक है, किधर? बिल्कुल सुदूर दक्षिण में मदुरा, पांडे राज्य वगैरह होते थे वहां पर मदुरा में। तो वहां पर जो है उसने मन बदल लिया, लेकिन इसकी सूचना किसको मिल गई? मुबारक शाह को मिल गई और उसने कहा कि भाई तू आ ही जा, है ना, वहां से आ जा, नहीं तो उधर जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। तो इसको बुला लिया, लेकिन बुलाने के बाद खुसरो शाह ने कहा कि नहीं साहब मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ये तो यूं ही दे रहे हैं, यही झूठी सूचना आपको दे रहे हैं। तो फिर बाद में इसके कहने के आधार पर उन सब अमीरों को मरवा दिया उसने, क्योंकि खुसरो शाह से वो बहुत प्रेम करता था। खुसरो शाह से वो क्या करता था? प्रेम करता था। कौन करता था? मुबारक शाह। और वैसा ही प्रेम करता था जैसा अलाउद्दीन आपके जो है मलिक काफूर से करता था। अलाउद्दीन जैसा प्रेम मलिक काफूर के साथ करता था, वैसा ही प्रेम जो है मुबारक शाह खिलजी खुसरो शाह के साथ करता था। हाँ, उसका चुम्बन लेता था, है ना, उसका आलिंगन करता था, है ना, और कई बार जो है उसका मतलब वो जब वो लेता था चुम्बन वगैरह, तो जो है वो बर्नी कहता है कि वो जो है जब चुम्बन लेता था तो वो कटार निकाल के कभी कभी वो उसका मन करता था कटार घुसेड़ दे, लेकिन वो कर लेता था चुम्बन वगैरह ना। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता था। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और भी कहा जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं, है ना, कि वो जो है ये आपके क्या बोलते हैं उसको, मुबारक शाह खिलजी के दरबार में जो है वो नंगा होके भागता था दरबारियों बीच में, मतलब नंगा होके दरबारियों बीच में भागता था और साथ में कई बार लेडीज स्त्रियों कपड़े पहन के जो है वो भागता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, मुबारक शाह के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके प्रेम में पागल था खुसरो शाह के, तो इसलिए इसकी कोई गलतियां थी उसको भी उसने नजरअंदाज कर दिया है, इसकी गलतियों पर ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, अब जो है ये अभियान हो गया। अब बीच के कुछ ये चैप्टर आता है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के से द्वेष। उस समय एक महत्वपूर्ण संत था निजामुद्दीन औलिया, जिसका अलाउद्दीन खिलजी भी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन उसने कहा कि मैं औलिया फोलिया को कुछ नहीं जानता, है ना, और उसका अभिवादन स्वीकार करने से उसने इनकार कर दिया मुबारक शाह खिलजी ने। लेकिन उस समय ये परंपरा थी चंद्रमास के प्रारंभ में जो है, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे धार्मिक नेता हो, सब लोग सुल्तान का अभिवादन करते थे। लेकिन अलाउद्दीन जो आपके निजामुद्दीन औलिया ने उसका अभिवादन स्वीकार नहीं किया, उसके दरबार में कभी नहीं गया। लेकिन उसने कहा कि मैं उसको एक दिन दरबार में बुला के बताऊंगा, एक दिन दरबार में बुला के बताऊंगा। और उसने ये सा भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो उसका सर काट के मेरे पास लेके आए निजामुद्दीन औलिया का, उसको 1000 टका दूंगा, 1000 टका दूंगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहता था। और लेकिन अब की फिर बाद में एक आखिर में उसने उसको दे दिया कि अगर अब की बार चंद्रमास प्रारंभ में तू नहीं आया निजामुद्दीन औलिया का, तो तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन चंद्रमास प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है बात ये निजामुद्दीन औलिया हो गई। अब बात आती है मुबारक शाह की हत्या।
तो जो है मुबारक शाह की हत्या करने वाला व्यक्ति जो था वो था खुसरो शाह करवाता था। और वो जो जैसा बर्नी कहता है कि वो जो है उसकी उस समय इच्छा होती थी कि वो उसको मार दे, लेकिन वो मारना चाहता था। ये खुसरो शाह कौन था? एक धर्म परिवर्तित हिंदू से धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना था, ऐसा व्यक्ति था खुसरो शाह। और फिर उसने जो है खुसरो शाह ने क्या किया, इसकी हत्या करने की सोची और एक जहारिया नाम के व्यक्ति को सुपारी दी कि भाई तू मारेगा उसको, है ना। जहारिया जो व्यक्ति होता है वो अपने गुट को लेकर जो है जाता है और उसके कक्ष में जहां पर वो सोता है वहां घुस जाता है ना। घुस के जो है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है किधर भागता है? रनिवास की तरफ, हाँ, जहाँ हरम होता है ना, रानी वगैरह था, उधर भागता है। तभी फिर बाद में वो खुसरो शाह उसके पीछे भागता है, खुसरो शाह पीछे भागता है और उसके बाल पकड़ लेता है पीछे से, लंबे लंबे बाल रखते थे, बाल पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो है बाल पकड़ लेता है तो फिर बाद में वो मुबारक शाह खुसरो शाह पटक के उसकी छाती के ऊपर बैठ जाता है ना, छाती के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन पीछे से वो जहारिया आता है, जहारिया जो है तलवार से उसकी मुंडी अलग कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार खुसरो शाह जो है मुबारक शाह की हत्या कर देता है और उसकी हत्या करके बाद में खुसरो शाह शासक बनता है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है एक नया वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है।